क्लास 10 बोर्ड का 95% पेपर डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक की लाइन से आता है, पर 99% बच्चे जो हैं वो एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका नहीं जानते। ओनली 1% मतलब 100 में एक बच्चा ये ऐसा होता है जो एनसीईआरटी बुक को सही पढ़ने का सही तरीका जानता है। बाकी 100 में 99 बच्चे एनसीईआरटी को सिर्फ रीड करते हैं और उन्हें एनसीईआरटी बोरिंग लगती है और वो एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका नहीं जानता। और जो 1% बच्चे होते हैं जिनको एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका पता रहता है वही टॉपर बन के आगे निकलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी को सही पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। कोई भी हो तुम्हारा साइंस और एसएसटी उसका डायरेक्ट पेपर, मैं तो बोलूंगा 100% पेपर भाई एनसीईआरटी से डायरेक्ट आता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे, तुम्हें आज की इस वीडियो को देखने के बाद एनसीईआरटी को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तरीका तुम्हें पता होना चाहिए। भाई तुम्हें एनसीईआरटी बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा, तुम एनसीईआरटी पढ़ के बोर्ड में 98% इजीली ले आओगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग देख लेते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। पर तुम्हें याद होगा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि क्लास 10 बोर्ड एग्जाम का बोर्ड का जो पेपर होता है 95% पेपर एनसीईआरटी की बुक से आता है। भैया आप किस बेसिस पर ये बात कह सकते हो? बहुत सारे टीचर बोलते हैं आरडी शर्मा से आता है, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं रेफरेंस बुक से आता है। तो देख लो यार, तुम मुझे नहीं जानते हो, मेरा नाम प्रेम भैया और पिछले 5 सालों से मैं लगातार बच्चों को क्लास 10 के बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। पिछले साल हमने मिलियन, लाख नहीं मिलियंस ऑफ बच्चों को क्लास 10 के बच्चों को गाइड किया इस चैनल पर। देख लो यार, हमने अभी क्लास 10 साइंस का पेपर लिखा है, इसमें 5 लाख 4.5 लाख के करीब व्यूज है, 5 लाख व्यूज है इसमें। पहले मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, कलर हम लोग बदल लेते हैं थोड़ा सा। इसमें 5 लाख के करीब यहाँ पर व्यूज है। उसके अलावा तुम्हारा एसएसटी का पेपर लिखे रहा 3.5 लाख, इसमें मैथ्स का पेपर हमने लिखे रहा उसमें मिलियंस 12 लाख के करीब व्यूज है। तो मिलियंस ऑफ बच्चों को हमने गाइड किया और पेपर लीक किया है। इसके बेसिस पर मुझे पता चला कि भैया पेपर बन कहां से रहा होगा। पेपर लीक किया, देखो मिलियंस ऑफ बच्चों ने देखा है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर लिख करके छोड़ दिया, बच्चों को टॉपर भी बना दिया हमने। देखो यहाँ पर एवरेज बचा था ये 5 रिकर रहा, इसने अपने क्लास में फर्स्ट रैंक लाया था भाई। तो मैं हवा में बातें नहीं करता, जो बोलूंगा पूरी ऑथेंटिक बोलूंगा, 5 सालों के एक्सपीरियंस है बोलूंगा। पहली चीज तो ये क्लियर कर दूं, नहीं तो तुम लोग हल्के में लेने लोगे, कोई भी आगे कुछ भी बोल देता। नहीं भाई, एक्सपीरियंस से बात करता हूँ। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं यार। ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ने का सही तरीका देख लेते हैं यार। उससे पहले हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना, व्हाई एनसीईआरटी इज मोस्ट, एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहला सवाल तुम्हारा रहेगा एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर तुम सीबीएसई बोर्ड में हो भाई, अगर तुम सीबीएसई बोर्ड में, ध्यान से देखना, सीबीएसई बोर्ड में हो भाई तुम, तो एनसीईआरटी ना भाई मैं तो क्लियर कर दूं, अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो 98% वाले स्लैब में तुम डायरेक्ट चले जाओगे, तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि सीबीएसई की खुद की बुक, सरकारी बुक जो एनसीईआरटी होती है, सीबीएसई खुद का, अब जब पेपर बनता है सीबीएसई के पास किसी की बुक नहीं है, कोई रेफरेंस बुक नहीं, कोई आरडीआरएस नहीं, कुछ नहीं है, उसके पास एक एनसीईआरटी है, उससे वो ट्राई करता है कैसे पेपर बनाया जाए। तो 90% 95% पेपर डायरेक्ट उससे आता है। कुछ क्वेश्चन उससे नहीं आते, उसके लेवल थोड़े अप होके आते हैं। वो कहां से आते हैं मैं तो क्लियर कर दूंगा। पर भाई साहब तुम्हारा 95% पेपर जो होता है ना वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट आ रहा होता है। ये तुम्हारा 95% क्लास 10 बोर्ड का पेपर डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रहा था। मैं तो क्लियर कर दूं, सीबीएसई बोर्ड के बारे में बात कर रहा हूं। उसमें मैथ के स्टैंडर्ड और बेसिक, स्टैंडर्ड का तो स्टैंडर्ड के बारे में तो मैं बोलूंगा 80% आ रहा होता है, पर बेसिक का 100% आ रहा होता है। पहली चीज। दूसरी चीज तुमको मैं तो क्या क्लियर कर दूं, तुम्हारा साइंस का भी 100% पेपर यहाँ पर एनसीईआरटी से बन रहा होता है। उसके अलावा तुम्हारा एसएसटी का भी 100% पेपर एनसीईआरटी से बन रहा होता। भैया एसएसटी का देखो यार, मैंने खुद 6 साल पहले बोर्ड एग्जाम दिया था। मुझे 5 सालों से क्लास 10 को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, पर 6-7 साल पहले मैंने खुद भी बोर्ड एग्जाम दिया था। मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, सिर्फ एनसीईआरटी एसएसटी में पढ़ी थी। उसके बाद मेरे 93 आउट ऑफ 100 आए थे एसएसटी के पेपर। मैंने 90% फोड़ रखे क्लास 10 पे, और इंग्लिश का भी पूरा 100% पेपर एनसीईआरटी से आ रहा होता है। अगर तुम एनसीईआरटी की लाइनों से आ रहा था, एनसीईआरटी के टॉपिक से आ रहा होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग पहले ये भी क्लियर करेंगे भाई कि एनसीईआरटी के हम लोग किस तरीके से साइंस की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं और क्लास 10 में किस तरीके से हम लोग एसएसटी की एनसीईआरटी पढ़, दोनों चीजों के बारे में हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया, 95% तुम्हारे बोर्ड का पेपर डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रहा होता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं कि भैया एनसीईआरटी को पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम कब होता है। टाइम क्या भैया हम टाइम देख के एनसीईआरटी पढ़े? नहीं, मैं अपने 5 सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि अगर तुम एनसीईआरटी को डायरेक्ट पढ़ने जाओगे ना, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट तुमने कोई चैप्टर खोला, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, तुम पढ़ना शुरू कर दे, तब तुम फंस जाओगे भाई, तुमसे नहीं होगी। क्योंकि एनसीईआरटी बुक की जो लैंग्वेज रहती है, एनसीईआरटी बुक की कोई भी तुम राइज ऑफ नेशन यूरोप ले लो या तुमने ये वाला साइंस की बुक ले लो, उसकी लैंग्वेज तुम्हें समझ में नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, तभी रेफरेंस बुक हमारे काम आते हैं। पर तुम अगर तरीके से पढ़ोगे, तुम्हें कोई भी बुक की जरूरत नहीं भाई, तुम्हारे 98 भी आ जाएंगे। मैं जो भी बातें कर रहा हूं भाई हवा में नहीं कर रहा हूं, पूरे 5 साल के एक्सपीरियंस से कर रहा हूं, कोई भी हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। 5 सालों से मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूं, उसके बाद में तुम्हें ये ट्रिक्स बता रहा हूं। अगर तुम रहोगे मेरे साथ रहोगे तो भाई 98% तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में लाना गारंटी है, कोई हिला नहीं पाएगा। 98 तो आने मिनिमम आने भाई, तो गारंटी है। मैं तो फिर बोल रहा हूं, अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं गर्मी छुट्टी के बाद एक तुम्हारा मिड टर्म एग्जाम होने वाला, उसका ही पेपर लीक करने वाला हूं, क्लियर बता रहा हूं, उसका पेपर लीक करने वाला हूं। तो तुम सब्सक्राइब कर लो भाई, तुमको अपनी पूरी क्लास से आगे रहोगे। मैं तो क्लियर कर दूं। ठीक है, तो मैं तो क्लियर कर दूं कि मैं कोई भी हवा बातें नहीं कर रहा हूं। पहली चीज तो ये कि तुम्हें एनसीईआरटी डायरेक्ट नहीं पढ़नी है। कब पढ़नी है एनसीईआरटी में तो क्लियर कर दूं। तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने का पहला तरीका क्या है, तुम्हें पहले वन शॉट देखना पड़ेगा लेक्चर का, फिलर लेना पड़ेगा चैप्टर का कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में चल क्या रहा है, तुम्हारा राइज ऑफ नेशन इन यूरोप में चल क्या रहा है। अगर तुम सुन भी लोगे ना कि चल क्या रहा है तुम्हारा राइज ऑफ नेशन इन यूरोप में, तब तुम एनसीईआरटी पढ़ने के कैपेबल बन जाओगे।
क्लियर? अगर तुम्हें चैप्टर नहीं पता भाई बहुत मुश्किल है कि तुम एनसीईआरटी को पढ़ लो। पहली चीज तो ये, तो तुम्हें वन शॉट देख के चैप्टर का फिलर लेना, पहले तो ये करना, तब तुम कर लो। बहुत बच्चे इसलिए बच्चों को एनसीईआरटी बोरिंग लगती है, पढ़ना नहीं है एनसीईआरटी। मैं अब तुम्हें अभी बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका होता है। एनसीईआरटी पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी समझना है। पहले मैं तुमको दिखा रहा हूं वन शॉट लेके, उसके क्या क्या उस वन शॉट लेक्चर के तुमने क्या क्या नोट्स बना लिए, नोट्स बना लिए, सीधा सीधी नोट्स बनाए, जो भी चीज तुमने लिखा है, जैसे कि तुमने क्या क्या वन शॉट लेक्चर लिया। अब देखो यार एसएसटी तो तुम सुन सकते हो, अगर साइंस और नोट्स बनाने पड़ेंगे। कैसे नोट बनाए? केमिकल रिएक्शन इक्वेशन तुमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहले नोट्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन लिखा, इसका रिएक्शन लिख लिया, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन लिखा, इसका रिएक्शन लिख लिया, फिर तुमने रेडॉक्स रिएक्शन का रिएक्शन निकला, इसका डेफिनेशन लिख दिया। उसके बाद जितनी रिएक्शन है सबका रिएक्शन और डेफिनेशन लिख दिया। वन शॉट में जो लिखा हुआ सारी चीजें कॉपी में नोट कर देगा, सारी चीजें कॉपी ली और सारी चीजें नोट करते गए कॉपी में। क्लियर वाली बात है? सारी चीजें हम नोट कर ली, उसके बाद तुम एनसीईआरटी लेके उठाए। एनसीईआरटी में तुमने क्या किया? अब देखो यार एनसीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद तुम्हें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी लगाने पड़ेंगे, इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी लगाने पड़ेंगे, दोनों चीजें करनी पड़ेगी। मैं बताऊं कैसे करना, ठीक है? तो पहले तुम्हें क्या करना है, वन शॉट लेक्चर ले लेना है, तुम्हें चैप्टर का फिलर पता होना चाहिए, तब तुम एनसीईआरटी पढ़ पाओगे। पहली चीज तो ये, उसका ध्यान रखना है, ठीक है? फिर हम लोग आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर है, पहले देखो यार बच्चों को हिस्ट्री में बहुत डर लगता है कि भैया हिस्ट्री वाली बुक ना हमसे बिल्कुल रीड नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हिस्ट्री वाली एक चैप्टर राइज ऑफ नेशन इन यूरोप, इसके बारे में फिलर लेंगे। 4 पेजों में फिलर दे दूंगा, तुम्हें गारंटी से तुम्हें टॉपर बना दूंगा, एनसीईआरटी पढ़ने का पूरा तरीका बता दूंगा 4 पेजों के अंदर। उसके बाद हम लोग साइंस का भी एक करके देखेंगे। पहले पेज से हम लोग केमिकल रिएक्शन इक्वेशन भी देखेंगे किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ने पर। पहले हम लोग राइज ऑफ नेशन इन यूरोप देख लेते हैं कि ये तरीका ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार देखो एसएसटी में क्या होता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी के पेपर मतलब लाइन से क्वेश्चन आता है। तो मैं तुमको पहले चाहूंगा पहले हिस्ट्री वाला क्लियर कर दूं, फिर मैं एनसीईआरटी में साइंस का क्लियर कर दूंगा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तुम्हारा राइज ऑफ नेशन इन यूरोप पहले चैप्टर तुमने ले लिया। अब तुम्हें इसको पढ़ना नहीं, ये पेंटिंग इंपॉर्टेंट, ये पेंटिंग जो तुम्हारी फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग है, ठीक है? तो ये पेंटिंग इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर नीचे दुनिया भर के फालतू लाइन लिखे, बस एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट। अब तुम्हारी न्यू वर्ड्स करके यहाँ एक चीज आती है, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट आती है, बाकी ये सारी जो लाइनें लिखी है ना, ये सिर्फ पेंटिंग के बारे में दी है। फ्रेडरिक सोरियो पेंटिंग के बारे में कुछ लाइनें दी है, एक फ्रेंच आर्टिस्ट था फ्रेडरिक सोरियो, ये तुम्हें इंपॉर्टेंट नहीं, ये पढ़ना जरूरी नहीं है। जब तुम्हें ये कैसे पता चलेगा, जब तुम वन शॉट लेक्चर देखोगे, तो ये तुम्हें पढ़ना जरूरी नहीं, ये पेंटिंग पता होनी चाहिए फ्रेडरिक सोरियो की, इसके स्पेसिफिकेशन क्या है, 2-3 लाइनें पता होनी इसके बारे में, और कुछ नहीं। ये सारी चीजें ये तुम्हें पूरी नहीं पढ़नी, ठीक है? क्लियर वाली बात है। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? मुझे एसएसटी का पेपर लीक करने का भी एक्सपीरियंस है, उसके बाद मैं ये चीजें बता रहा हूँ, हवा बातें नहीं कर रहा। क्लियर वाली बात है? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हमें आगे चीजें मिली है, फिर क्या है कि यहाँ पर आगे चीजें मिली, ये तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी वही पेंटिंग के बारे में दी हुई है। उसके बाद तुम्हारा एक न्यू वर्ड है, इसको तुम्हें देख लेना है, इसको भी ऊपर पढ़ना है, इसको दिमाग में रखना है, बस तुम्हें पॉइंट कहाँ पकड़ना है मैं तुमको आगे बता रहा हूँ, थोड़ा सा आगे, ठीक है? सबसे पहले हम लोग आएंगे यहाँ पर, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। यहाँ पर देखो ये पहला पैराग्राफ है तुम्हारा। अब इस बुक में क्या करना, देखो जब भी तुम कोई पैराग्राफ देखो, स्टार्टिंग में जब तुम भी कोई लाइन देखो, पहली चीज ये हेडिंग जब देखो, तो इस हेडिंग से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको पढ़ने का तरीका बेस्ट क्या रहेगा, तुम्हें क्या करना, 5 पॉइंट इस हेडिंग से रिलेटेड बना लेने हैं। पहला चीज तुम क्या करोगे, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। आइडिया ऑफ नेशन क्या होता है? नेशन का आइडिया, जैसे तुम भारत में रहते हो, भारत में आइडिया ऑफ नेशन के, हम लोग नेशन में रह रहे हैं, तो उस नेशन का आइडिया क्या होता है? देखो यहां पर फ्रेंच में आइडिया ऑफ नेशन क्या हो, उससे तुम्हें 5 पॉइंट बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, मतलब 5 पॉइंट बोर्ड एग्जाम में तुम्हें इससे आ सकते हैं। ये आइडिया ऑफ नेशन एक्सप्लेन कैसे करो, मतलब एक्सप्लेन करो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आइडिया ऑफ नेशन क्या था, तो इससे 5 पॉइंट डायरेक्ट आते हैं, जो 5 नंबर के आएंगे, 5 पॉइंट आएंगे, तो 5 पॉइंट इसके बारे में तुम्हें, तो भाई ये नहीं सोचना कि भैया मुझे दिमाग में रखना, तुम्हें पता होना चाहिए, आप आइडिया ऑफ नेशन के बारे में 5 पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए। पहली चीज तो मैं तुमको देखा टॉपर यही सीक्रेट्स यूज करते हैं, जो नॉर्मल बच्चों को नहीं पता रहता, वो ऊपर रीडिंग मारेंगे, फिर बोलेंगे भैया हमें तो याद ही नहीं रहता, अगले दिन वो भूल जाएंगे। मैं 2 दिन के बाद पूछूंगा कि क्या था, तो वो आइडिया ऑफ नेशन हमें तो याद ही नहीं आ रहा। इससे टॉपर बच्चा क्या करेगा, 5 पॉइंट पता कर लेगा। 5 पॉइंट कैसे पता चलेगा? ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी। देखो सबसे पहले ऊपर आएगा द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म विद फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789 फ्रेंच एज यू आर विल बी रिमेंबर फॉर फुल्ली फ्लेज्ड ट्रेडिशनल स्टेट एंड 1789 अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्च। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, पढ़ते रहना तुम। मेन चीज क्या आएगा वो देखेगा पॉइंट, यहां पर देखेगा, देखो यहां पर तुम्हें लिखा फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम मोनार्ची टू अ फ्रेंच सिटीजन। मोनार्ची मतलब राजा, मोनार्ची मतलब राजा, थोड़ा अजीब सा वर्ड है मोनार्ची, मतलब उसका मतलब होता है राजा। ठीक है, तो यहां पर टॉपर क्या करेगा, पहले इसको एक पॉइंट बना देगा, ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम मोनार्ची, मतलब पावर को मोनार्ची से सिटीजन में ट्रांसफर करेगा। पहला पॉइंट तुम्हारा ये बन गया। दूसरा क्या करेगा, फिर टॉपर पढ़ते पढ़ते नीचे आएगा, अब बोलेगा न्यू फ्रेंच फ्लैग ऑफ ट्राई कलर वाज चूजन इन रिप्लेस ऑफ फॉर्मल लोअर स्टैंडर्ड। एक नया फ्रेंच फ्लैग भी उन्होंने बना दिया, क्योंकि नेशन बना रहे थे, तो नया फ्रेंच फ्लैग भी उन्होंने बना दिया। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट, मतलब कि वो क्या करेगा, इस टॉपिक को यूज करके 5 पॉइंट बनाएगा, बस एनसीईआरटी में वो रीड नहीं करेगा ज्यादा। ठीक है, फिर अब तुम्हें याद रहेगा कि इन्होंने क्या किया, मोनार्ची राजा से छीना, पावर राजा से छीना और नॉर्मल पीपल को दे दिया और एक नया फ्लैग बना दिया। अब तुम्हें इतना यहां से यहां तक तुमने खत्म कर दिया। अब मैं तुमको बोलूंगा याद रखो, तुम याद रख पाओगे? नहीं याद रख पाओगे। तुमने यहां से यहां तक पढ़ के खत्म कर दिया, पर तुम ऐसे याद नहीं रख पाते। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ये तीसरा पॉइंट क्या करता है, हाइमस वेयर कंपोज्ड
ऑथर्स टेकन मेरिट्स ऑफ कॉमर्शियर्स और द नेम ऑफ द नेशन। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट सा पॉइंट लग रहा है हमें, ठीक है, तो इसको क्या करेगा टॉपर अंडरलाइन करके छोड़ेगा पहले, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, देखो मैं बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहा हूं क्योंकि एक बच्चा क्या सोचता है मैं तुमको बता रहा हूं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन पेरिस बिकम द कॉमन लैंग्वेज इन नेशन। अब कॉमन लैंग्वेज बन गया फ्रेंच जो है पेरिस का, वहां पर कॉमन लैंग्वेज बन गया, तो ये तुम्हारा चौथा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तुम एक पॉइंट और याद करोगे, उसके बाद तुम एक और, अब तुम्हें यहाँ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना यहाँ, इसके बाद इसके नीचे वाली लाइन जो छुप गई है, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पेज को तो हमने ऊपर किया, उसके बाद द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन एब्रॉड मतलब विदेश में रहने लगे। और ये 5वां पॉइंट हमने याद किया, मतलब ये क्या करेगा, इस टॉपिक को यूज करके 5 पॉइंट। अब ये पेज नहीं पलटा, इसको थोड़ा सा ऊपर किया था मैंने, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर किया था इस पेज को, तो इसको यूज करके 5 पॉइंट याद कर लेगा, बस वही 5 पॉइंट तुम्हें याद करना, उसके अलावा नहीं करना। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा, फिर इसी तरह से टॉपर क्या करेगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा नेक्स्ट पेज में ये रहेगा, कोई मतलब नहीं इससे हमें। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में, उससे भी इसको कोई मतलब नहीं, न्यू कंजर्वेटिज्म इन 1850, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तुम्हें कब पता चलेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब तुम वन शॉट लेक्चर लेकर आओगे तब तुम्हें पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, यहां पर देखो ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच डिग्रेड्स, अब यहां पर आ गया डिग्रेड ड्रू द ट्रीटी ऑफ वीना 1850, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले 10 सालों से लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। अब मैं पेपर लीक करता हूं इसलिए बता दे रहा हूं। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा ये चीज तुम्हें तब पता चलेगी जब तुम किसी टीचर से वन शॉट लोगे, वो तुम्हें बताएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब तो नहीं बता पाएंगे, मुझे नहीं लगता कितने टीचर बता पाएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी ओरिजिनल टीचर है वो बता देंगे कितना इंपॉर्टेंट। या तो तुम हमारी पेपर लीक वाली लेक्चर देख सकते हो, उसमें ही तुम्हें पता रहेगा। मैं गला फाड़ फाड़ के वहां बता रहा हूँ भाई कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक 10 साल से आ रहा है, इस साल भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। तो मैंने बोला था पेपर लीक वीडियो में, मैंने बोला था कि ये आएगा और ये आ गया था, ठीक है। तो ये तुम्हारा देखना है 1815। अब इसने एक पॉइंट यहां से बनाया, फिर सेकंड पॉइंट क्या था, बॉबन डायनेस्टी व्हिच हैज बीन डिपेंड, यहां सेकंड पॉइंट बनाया, यहां से थर्ड पॉइंट बनाया, इसी तरह से 4-5 पॉइंट बना लेना, पढ़ना नहीं है पूरा, 4-5 पॉइंट बना लोगे। तुम्हें क्या पता चल गया कि तुम्हें इसके बारे में पता चल गया कि द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, ये वाला पॉइंट। अब इसमें तुम्हारा क्या ट्रीटी ऑफ वेना पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आता है कि ट्रीटी ऑफ वेना क्या है। तो ये 5 पॉइंट अगर तुम याद रखो तो ट्रीटी ऑफ वेना भी इसमें कवर आता है, 1815 वाला ट्रीटी ऑफ वेना भी कवर होता है और 5 नंबर का ये बोर्ड एग्जाम में आता है। अब ये 5 पॉइंट तुम याद रखोगे तो ट्रीटी ऑफ वेना से रिलेट कर सारे पॉइंट, तो सारे पॉइंट तुम्हें याद हो जाएंगे। तो ये तुम्हें समझ के रखना कि सारी बुक नहीं पढ़नी पर कुछ पॉइंट्स हर टॉपिक से रिलेटेड, जैसे ये टॉपिक है तो इससे रिलेटेड 5 पॉइंट तुम्हें दिमाग में रखना है, क्या क्या चीजें हुई थी, जैसे मैंने वहां पर बताया था क्या क्या चीजें हुई थी, वही चीजें यहां पर भी हुई थी, तो इसको तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर हम लोग आगे आते हैं, साइंस में। अब साइंस में तुम्हारा पहला चैप्टर हो गया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में तुम्हें 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज तो अगर तुम जब भी साइंस में आओगे पहली चीज तो मैं तुमको एक चीज क्लियर कर दूं, ये एक्टिविटीज को दिमाग में लेकर चलो, क्योंकि भाई देखो साइंस में तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर आता है, 80 मार्क्स में तुम्हारा 20 मार्क्स के ओनली एक्टिविटीज आते हैं। एक्टिविटीज क्या होते हैं भैया, एक्टिविटीज तुम्हारी ये वाली एक्टिविटीज जिसको बच्चे नेगलेक्ट करते हैं, भैया हम तो एक्टिविटी नहीं पढ़े, भाई यही पेपर में उठ के डायरेक्ट आता है। केमिस्ट्री में अगर तुम लोगे ना भाई तो तुम्हारे पहले 20 एमसीक्यू रहते हैं बोर्ड एग्जाम में, मैंने इस बार भी बोर्ड एग्जाम में बोला था 20 एमसीक्यू में तुम्हारे, मैं तुमको अभी बता रहा हूँ 20 एमसीक्यू तुम्हारे 9 to 10 एमसीक्यू तुम्हारे केमिस्ट्री से रहते हैं, केमिस्ट्री से रहता है। केमिस्ट्री में भी 9 से 10 एमसीक्यू तुम्हारे 7 एमसीक्यू एक्टिविटीज से बनेंगे, डायरेक्ट इन एक्टिविटीज से। मैंने इतना खोल के पेपर ही खोल के रख दिया, ठीक है। तो इतने एक्टिविटीज तुम्हारे एमसीक्यू एक्टिविटीज से बनेगा, पहली चीज तो ये तुम ध्यान रखना, ये एमसीक्यू एक्टिविटी से बनेगा। उसके अलावा एक्टिविटी से 3-3 नंबर वाले भी क्वेश्चन बनते हैं, 3-3 मार्कर वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये 2 चीजें ध्यान रखना। ये एक्टिविटी क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। अब एक्टिविटी कुछ बड़ी चीज है, भैया हमें पढ़ना है क्या, ये वाला जो सेकंड पेज है, क्या भैया हमें पढ़ना है पूरा एक्टिविटी जो ब्लू वाले लिखी हुई, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें सिर्फ समझना है कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बर्निंग मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहा है, जो कि डिजलिंग व्हाइट फ्लेम से जल रही है। मैग्नीशियम रिबन जो होती है ना बहुत तेज फ्लेम से जलती है, तो डिजलिंग व्हाइट फ्लेम से जल रही है। बस तुम्हें इतना ही लगना कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, डिजलिंग व्हाइट फ्लेम से जलती है, बहुत ब्राइट लाइट निकलती है, बस इतना ही पता रखना और कुछ पता नहीं रहना, ठीक है। फिर हम लोग आगे आते हैं, आगे तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा क्या केमिकल इक्वेशन। अब देखो यार इस चैनल को तो अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, क्योंकि आगे बहुत जबरदस्त कंटेंट इसमें आने वाला है। मैं तो क्लियर कर दूं, तो कंटेंट बहुत अच्छा आने वाला है, इसलिए मैं तो पूरा सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो भूल जाओगे, मैं तो क्लियर कर दूं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं यार कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि केमिकल इक्वेशन। अब देखो यार वहां तो हमने एक्टिविटी देख ली, यहाँ भी एक एक्टिविटी बना हुआ, इसमें भी तुमने देख लिया कि क्या एक्टिविटी बनी हुई, इसको भी ऊपर ऊपर देख लिया कैसे होता है। उसके बाद तुम्हारा केमिकल इक्वेशन आ गया। अब केमिकल इक्वेशन क्या चीज होती है, अब तुम वन शॉट से सीख जाओगे केमिकल इक्वेशन, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी, यहाँ पर नहीं पढ़ना पड़ेगा। केमिकल इक्वेशन क्या, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से मिलाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो ये तुम्हें पता ही होगा, तो इसको तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, तो बेसिक बता रहा है। उसके बाद Mg+O2 = Mg, सारी बेसिक बता रही है पढ़ने। फिर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, अब तुम्हें बैलेंसिंग अगर तुम जानते हो ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं, कितना टाइम तुम्हारा बच गया, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं। यहाँ बैलेंसिंग कैसे होता है अगर तुम जानते हो वन शॉट। बैलेंसिंग क्या होता है, बैलेंसिंग क्या होता है कि दोनों तरफ बराबर रहना चाहिए, तो बराबर रहना चाहिए, ये तुम्हें इतनी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें बैलेंसिंग पता है।
ठीक है, तो ये करने सिखा रहे हैं यहाँ पर, तो इतना तुम्हें ये लेना नहीं, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है। पहली चीज तो ये मैं तुमको क्लियर कर दूं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते, कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, क्लीन क्यों किया जाता है, ये सारे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें क्या ये क्वेश्चन तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, इसको इंटेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा मेन टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अब मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं तुमको बता रहा हूं क्या काम की चीज होती है क्या नहीं होती, ठीक है। टाइप्स ऑफ, सबसे पहले तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका तुम्हें रिएक्शन का डेफिनेशन और इसका रिएक्शन दोनों चीजें पता होनी चाहिए, क्लियर वाली बात है, दोनों इसका डेफिनेशन और रिएक्शन दोनों। अब उसके बाद एक डू यू नो करके होता है, बच्चा बोलता है भैया ये क्या फालतू चीज है, डू यू नो करके, हम सब जानते हैं, हमें कोई इससे तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि तुम्हारा जो ये तुम्हें एक रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ था कि कैल्शियम ऑक्साइड करके एक रिएक्शन होगा, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब रिएक्ट कराता है, वाटर को रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट निकलता है, इसको तुम्हें कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनता है। इससे तुम्हारा और जो तुम्हारा होता है, जो तुम्हारा स्लेक लाइम होता है उसको यूज किया जाता है तुम्हारा व्हाइट वॉशिंग के लिए, व्हाइट वॉशिंग मतलब दीवार के लिए यूज किया जाता है। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट, ये जो तुम्हारा रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट तुम्हारा, और तुम्हारा ये इसमें क्या कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह बनाता है, किस तरीके से CO2 से रिएक्ट करके, तो ये रिएक्शन और ये तुम्हारा स्लैग लाइन ऊपर वाला डू यू नो करके जो बॉक्स रहता है भाई, इसको तुम कर लेना इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज तुम्हारा क्या, बर्निंग ऑफ कोल। अब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तुम नीचे आओगे पढ़ते पढ़ते, इससे कोई मतलब नहीं। उसके बाद तुम सेकंड रिएक्शन में आओगे। अब देखो यार, तुम्हारे सेकंड पेज में एक एक्टिविटी दी हुई, ये एक्टिविटी का रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये रिएक्शन तुम्हें कर लेना, पूरी नहीं पढ़ना, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। इसके बाद ये रिएक्शन इसको भी कर लेना, और ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम मैं तो फिलर दे रहा हूं, ये डायग्राम बनाने की तुम्हें, ये रिएक्शन इस डायग्राम से एसोसिएटेड जो भी रिएक्शन रहता है, इस डायग्राम से जो एसोसिएटेड रिएक्शन, जैसे फेरस सल्फेट को हीट देता है तो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, प्लस SO2 प्लस SO3 बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो ये तुम्हें पता नहीं, इसका रिएक्शन पता होना चाहिए। ये एक्टिविटी तुम्हें बनाने की, भैया बोर्ड के पेपर में क्या बनाने आएगा या बना हुआ रहेगा, हो सकता है बना हुआ रहे पर बनाने का भी नहीं आएगा, ये रिएक्शन आ जाएगा, क्लियर वाली बात है, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। आगे तुम्हारा फिर एक एक्टिविटी, अब यहाँ भी एक्टिविटी दी हुई है, तो ये फिर एक्टिविटी तुम्हें देखना पड़ेगा। तो उसके बाद तुम्हारा क्या है, फिर एक्टिविटी में तुम्हें कुछ करना नहीं, तुम्हें रिएक्शन देखना है कि AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम लोग सनलाइट देते हैं Ag अलग हो जाता है, ब्रोमीन अलग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसी तरह सिल्वर क्लोराइड का दिया हुआ था, यहाँ पर रिएक्शन था, नीचे लिखा हुआ था, बोर्ड के नीचे लिखा हुआ था, तो नीचे आ गया वो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या आगे इसी तरह कुछ क्वेश्चन है इंटेक्स वो तुम्हें कर लेना है। उसके बाद फिर एक एक्टिविटी आती है, इस एक्टिविटी को कर लेना, इसका रिएक्शन इंपॉर्टेंट था, रिएक्शन देख लेना। रिएक्शन ऑफ कलर चेंज कैसे होता है, रिएक्शन क्या होता है, ये मैं कोई डिटेल वीडियो में बता दूंगा। ये रिएक्शन और जो कलर चेंज होता है वो देख लेना। उसके बाद तुम्हारा क्या, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो नीचे में ये रिएक्शन दिया होता है, इसको भी तुम देख लेना, कॉपी पेन खोल लो, उसको भी तुम देख लेना, ठीक है। फिर हम लोग आगे आते हैं। आगे तुम्हारा क्या रहेगा कि तुम्हें फिर एक्टिविटी दी गई है और तुम्हें यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताया गया, रेडॉक्स रिएक्शन डेफिनेशन और तुम्हारा एक एग्जांपल इस तरीके से रेडी होना चाहिए, ठीक है। ये एग्जांपल तुम दोगे तो बेटर रहेगा, ये वाला एग्जांपल और रेडॉक्स रिएक्शन तुम्हें देना, बता रहा ये वाला डायग्राम याद नहीं करना, चैनेटिक्स नहीं करना, तुम्हें सिर्फ रेडॉक्स रिएक्शन डेफिनेशन और ये रिएक्शन याद करना। बहुत सारी चीजें लिखी हुई, सारी चीजें तुम्हें नहीं करना, एक्टिविटी, रिएक्शन और डेफिनेशन, ये 3 चीजें करनी रहती है तुम्हें, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, मैं पूरा पढ़ के बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। उसके बाद तुम्हारा कोरोजन का डेफिनेशन तुम्हें पता होना चाहिए कि जंग कैसे लगता है। उसके बाद रेंसिडिटी, जितना लेस का पैकेट खाया होगा उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, उसको कैसे यूज किया जाता है, वो भी चीजें तुम्हें देखनी पड़ेगी। तो उसका एक डेफिनेशन, अभी इतना दुनिया भर की चीजें लिखी, इसके बदले तुम्हें एक डेफिनेशन लिख देना कि सिंपल रस्टिंग को RUSTING रस्टिंग को कोरोजन बोलते हैं। रस्टिंग मतलब जंग लगना, रस्टिंग को कोरोजन बोलते हैं डायरेक्ट। तो तुम्हें ज़रा दिमाग नहीं लगाना कि जब रस्टिंग हो जाता है तब उसको कोरोजन बोलते हैं। रस्टिंग का डेफिनेशन तुम गूगल से लिख के छाप दो, कोई डरने वाली बात नहीं। रेंसिडिटी क्या होती है, नाइट्रोजन पैकिंग को जब लेस का पैकेट जब हम लोग नाइट्रोजन पैकिंग से करते हैं वो खराब ना हो तो उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। उसका भी कोई क्वेश्चन है तुमको करना रहता है। उसका तुम्हारा एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करने रहते हैं। इतना अगर तुम कर लेते हो यार तो चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाता है। एनसीईआरटी पढ़ने का ये सही तरीका होता है। एनसीईआरटी को पढ़ा नहीं जाता है, एनसीईआरटी को डेप्थ में। अब तुम रीडिंग लगा रहे हो भैया, उससे कोई फायदा नहीं होगा। रीडिंग विच स्टेटमेंट इज अबाउट द रिएक्शन बिलो इज इनकरेक्ट, नहीं यार, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा तुम्हें तब हो पाएगा, तरीका तुम्हें, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें क्या किया, कोई भी टॉपिक लिखा उसके नीचे एक रिएक्शन लिखा, टॉपिक लिखा रिएक्शन लिखा, और उसके एसएसटी में क्या किया, 5 पॉइंट बना लिए, 1 2 3 4 5 करके इस तरीके से पॉइंट बना लिए। कोई भी टॉपिक के पॉइंट बना लिए। ये टॉपर करता है, टॉपर का सही तरीका होता है करने का। कोई भी टॉपर बच्चा इसी तरीके से करता है, एनसीईआरटी को इसी तरीके से पढ़ता है। बाकी सब एवरेज रहता है, टॉपर बच्चा इसी तरीके से पढ़ता है। तुम्हें समझ नहीं है, कॉपी खोलो, वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखो, फिर से देख लो वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर तुम्हें तरीका पता होना चाहिए। और तुमने अभी तक मे रोड मैप नहीं देखा, मैं का रोड मैप नहीं देखा, यहाँ तुम क्लिक करके देख सकते हो। इसमें मैंने पूरा मैं का रोड मैप दिया, किस तरीके से तुम 95% ला सकते हो। मैं से लेकर पूरा बोर्ड एग्जाम तक दिया, यहाँ तुम क्लिक करके देख सकते हो, यहाँ तुम देख सकते हो ये वाला वीडियो। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो, तब तक टाटा।